गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। राइट। चाहे वो आप बात कर लीजिए कनाडा के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, या फिर आप बात कर लीजिए इंडियन पार्लियामेंट की, सब जगह डोनाल्ड ट्रंप की ही यहाँ पे बात हो रही है। दरअसल में दुनिया में तो मेजर रीजन बातचीत का यही है कि 2 अप्रैल से यहाँ पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप लगाने जा रहे हैं। उससे बहुत सारे देशों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे जो भी अलग अलग इंपोर्टेड गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर भी ट्रंप 25% टैरिफ लगाएंगे। ये अलग अलग यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कितना कितना इंपोर्ट वगैरह वो करते हैं। अब इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के द्वारा, कनाडा के द्वारा बहुत सारी बातें करी गई हैं कि इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट होगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड साथ साथ जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर। तो बहुत ये वर्स्ट चीज़ यहाँ पे करी जा रही है। एट द सेम टाइम अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो हमारी सरकार का क्या एक तरह से अप्रोच होगी इसके रिगार्डिंग, ऑपोजिशन ने यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया सरकार को। एक तो पहली बात तो यहाँ पे जो पी चिदम्बरम जी हैं उन्होंने ये कहा कि सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, सरकार कुछ बताए, ऑपोजिशन के साथ डिस्कस करे कि हाउ दे विल रिस्पॉन्ड टू यूएस टैरिफ्स। तो ये एक प्लानिंग सरकार की तरफ से मिसिंग है, ऐसा यहाँ पे उनके द्वारा बोला गया। प्लस एट द सेम टाइम हमारी सरकार के द्वारा भी आप नोटिस कर पाओगे कुछ ड्यूटीज यहाँ पे कम करेगी, कुछ बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी होती हैं उनको कम किया गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंदर हमने ये चीज की है। काफी सारे लोग ना इसको ट्रंप इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं कि ट्रंप के डर की वजह से हम लोगों ने भी कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज हैं उनको यहाँ पे कम कर दिया है। बट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम 2023 से ही कुछ एक चीजें कम करने की कोशिश कर रहे थे, उससे हमारे कहीं ना कहीं जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मदद होगी, तो इस वजह से हम लोग ये कर रहे थे। ऐसा यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है। तो देखते हैं, देखो 2 अप्रैल आने ही वाली है, देखते हैं कैसे हमारी सरकार रिस्पॉन्ड करती है। दिस इज समथिंग दैट विल बी सीन वेरी सून इन द फ्यूचर। दोस्तों, डेट है आज की 28 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है यूपीएससी स्पेसिफिक, मैं आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात और, दोस्तों 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए अब लगभग 2 ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, या उससे भी इनफैक्ट थोड़ा सा कम टाइम ही है। एंड हमारी टीम कंडक्ट करा रही है ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2। अब यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि दोनों टेस्ट होंगे, जीएस का टेस्ट भी होगा एंड आपका सी सेट का टेस्ट भी होगा। तो इंश्योर ये करिएगा कि आप अच्छे से इस टेस्ट को कंडक्ट आप दीजिएगा, क्योंकि देखो आपको ना एक तो अपना रैंक का पता लग जाएगा कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो, प्लस खासकर यहाँ पे सी सेट टेस्ट भी इंक्लूड है। तो प्लीज इंश्योर ये करिएगा कि आपको ना पता लगता रहे कि 2 घंटे को कैसे अप्रोच करना है। दैट इज समथिंग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक होगा इस टेस्ट का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 30 तारीख को आपको ये टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर होगा, ऑनलाइन माध्यम के अंदर। तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे दे सकते हो इस पर्टिकुलर टेस्ट को। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो है डीएमएफ के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में, या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी आप इसको बोल सकते हो। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये फंड कैसे बना है। देखो जो डीएमएफ है ना वो फाउंडेशन है, एक्चुअली ये एक तरह का ट्रस्ट हमने यहाँ पे बनाया है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। कौन बनाता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है, किन एरियाज में? जहाँ पर जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करो, हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो माइनिंग से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। राइट। एंड हम ये चाहते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना डेवलपमेंट हो पाए, मतलब इनमें गरीबी है, आपका डेप्रीवेशन है, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे काम कर पाए। अब इम्पॉर्टेंट बात पता क्यों आ बनती है कि माइनिंग से इफेक्टेड है ना, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो अलग अलग आपकी माइनिंग लीज होल्डर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें एक फंड के अंदर। मतलब जो कंपनीज वहाँ पे इन्वॉल्व हैं माइनिंग वगैरह के अंदर, उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना होगा इस फंड के अंदर। एंड ये जो फंड का पैसा होगा हम पॉवर्टी खत्म करने के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज बेहतर बनाने के अंदर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो डीएमएफ के अंतर्गत आप नोटिस कर पाओगे जो माइनिंग लीज होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो किस तरह से है कि जिनका लाइसेंस ग्रांट हुआ है आफ्टर जनवरी 12 2015, उनको यहाँ पे 10% रॉयल्टी अपनी यहाँ पे करनी पड़ेगी, 10% ऑफ द रॉयल्टी फॉर लीज।
इस फंड के अंदर, एंड साथ ही साथ अगर उससे पहले हुआ है तो 30% ऑफ लीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड उसका हम इस्तेमाल अलग अलग पर्पसेस के लिए करेंगे। ऐसा यहाँ पे MMDR एक्ट हमारा जो है, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, उसके सेक्शन 9B के अंतर्गत इस तरह से हमने इस फंड को यहाँ पर बनाया है, एंड इनको बनाया गया है इन 645 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 23 स्टेट्स। एंड कौन से मिनरल्स कवर होते हैं, देखो इसमें मेजर मिनरल्स भी कवर होते हैं जैसे आयरन, मैंगनीज, एंड माइनर मिनरल्स भी कवर होते हैं, एंड बाकी कोल, लिग्नाइट तो डेफिनेटली है ही है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से इनको डेवलप करेंगी, वो पूरा इसका स्ट्रक्चर बताएंगी, एंड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना इन्हीं फंड्स के माध्यम से यहाँ पे इंप्लीमेंट करी जाती है। ठीक है, तो अभी मुद्दा पता क्या आया है, अभी यहाँ पर ना एक आई फॉरेस्ट के नाम से इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप है, ठीक है, उसने यहाँ पे स्टडी किया इस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड उन्होंने ऐसा देखा कि हमने ना 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं कलेक्ट तो कर लिया, पर उसमें आधे से ज़्यादा पैसा अभी तक खर्च ही नहीं हुआ। पहली बात तो है कि पैसा है, पर पैसे को हम सही ढंग से खर्च नहीं कर रहे, मतलब आधा ही पैसा खर्च हुआ है या उससे भी कम, राइट। दूसरी चीज़ पता क्या है, ये जो फंड होगा ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे माइनिंग डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के लिए, जो लोगों के साथ डायरेक्टली लिंक रखे। पर बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो फंड है ना, ये दूसरी और एक्टिविटीज में डाइवर्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो इसका पर्पस था, ठीक है, माइनिंग एरियाज की डेवलपमेंट करना, उनके लोग जो इफेक्टेड है माइनिंग से उनके लिए मदद करना, पर उस पर्पस के लिए हम इसको प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। ठीक है, इनएफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन खराब है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है इंटरवेंशन अलग अलग मेजर्स के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करें। पर ऐसा इन्होंने बात ये नोटिस करी कि बहुत ही कम पैसा है जो लाइवलीहुड या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता है। जैसे इन्होंने ना अपने वर्क के अंदर एक ओडिशा का एग्जांपल दिया, सिर्फ 3.2% एलोकेशन जो था ना, उसका हिस्सा सिर्फ 3.2% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट के लिए गया, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। तो यानी कि पैसा भी है, पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे, या इस्तेमाल हो रहा है तो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो मिनरल वाइज शेयर की बात करें तो नॉन कोल मेजर मिनरल जो है ना, वो 51.5% टोटल का कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड कोल एंड लिग्नाइट का शेयर जो फंड के अंदर है वो 37% आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है वो माइनर मिनरल्स का लगभग 11.5% आपको देखने को मिल जाएगा। 3 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कहीं ना कहीं टोटल 56% कॉन्ट्रीब्यूट मतलब करती हैं। दीज आर द टोटल जो फंड कलेक्ट हुआ है 56% इन्हीं स्टेट से यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। अभी कितना कलेक्ट हो चुका है, मोर देन 1 लाख करोड़, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 10 साल में ये नंबर जो होगा वो 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ हम इतना यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे इनका अनुमान है। आई होप ये DMF आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। अब ये क्या मुद्दा है सर, देखो अभी ना एक मीटिंग हुई किसकी, CGRFA, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये क्या है, देखो नाम में जैसे है ना, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करी जा रही है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा जो फूड एंड एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हम उसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सरकारें होंगी ना, तो अलग अलग सरकारें साथ में आएंगी, वो डिस्कस करेंगी, नेगोशिएट करेंगी, एंड डिसीजंस लेंगी कि फूड एंड एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे उसको आगे भी और इंश्योर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है हमारे सामने, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसानों के पास जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं उनका कुछ नुकसान हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे उनको हम यहाँ पे मैनेज करें, राइट। हमारा स्टेटस क्या है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का, वो सारे काम यहाँ पे इनके द्वारा देखे जाते हैं। तो ध्यान में रखना कि इसको FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था 1983 के अंदर, एंड दुनिया की ये एकमात्र परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो फूड एंड एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको यहाँ पे एड्रेस करती है, राइट। तो पर्पस मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, हेडक्वार्टर्स के रोम इटली में देखने को मिल जाएंगे, इंडिया भी इसका मेंबर है, एंड इसके टोटल आपको 179 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन। हर दूसरे साल यहाँ पे इनका सेशन हमें देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर कमीशन का, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा ना रिपोर्ट्स भी निकाली जाती हैं। जैसे एक रिपोर्ट का नाम आप देखना, SOWPGRFA, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास डेटा ये प्रेजेंट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दरअसल में अभी ये जो मीटिंग हुई ना,
जो यहाँ पे 20th मीटिंग हुई रोम के अंदर, इसमें इन्होंने तीसरी अपनी रिपोर्ट निकाली। तो ऑलरेडी 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। पहली रिपोर्ट जो आई थी वो 1998 के अंदर लेप्जिग जर्मनी के अंदर आई थी, ठीक है। दूसरी जो रिपोर्ट आई थी 2010 के अंदर आई थी। अब 15 साल के बाद यहाँ पे आपको तीसरी रिपोर्ट देखने को मिली है 2025 के अंदर, जहाँ पर इन्होंने कुछ बातें करी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात इन्होंने करी है कि जो दुनिया भर में फूड सप्लाई है ना, उसका 60% केवल और केवल 9 क्रॉप से आता है। और कौन सी क्रॉप्स हैं ये? शुगर केन, मेज, राइस, वीट, पोटैटो, सोयाबीन, ऑयल पाम, शुगर बीट, कसावा। इन 9 क्रॉप से ही टोटल दुनिया की 60% ग्लोबल फूड सप्लाई कंसंट्रेटेड है। इसके साथ ही साथ 6% फार्मर वैरायटी रिस्क में है, जैसे मैंने कहा था ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े रीजन्स जो रिस्क के ऊपर हैं, 2000 साउथ अफ्रीका, ठीक है, कैरेबियन, वेस्टर्न एशिया, यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। एंड भारत के अगर हम केस की बात करें तो 5 एक्रोलॉजिकल जोन के कॉरस्पॉन्डिंग 50% जो डॉक्यूमेंटेड फार्मर वैरायटीज हैं वो भी अंडर थ्रेट है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का यहाँ पर भी लॉस होने की बहुत बड़ी संभावना हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम के कॉरस्पॉन्डिंग। पहले मैं आपको इस स्कीम का नाम समझाता हूँ, फिर देखते हैं कि रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट करी जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड यहाँ पर जैसे आपने वर्ड पढ़ ही लिया होगा ना, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पर हम बात करें 3 तरह की पोल्यूशन की। एक हो गया आपका एयर पोल्यूशन, एक है आपका वाटर पोल्यूशन, एंड तीसरा है आपका नॉइस पोल्यूशन। हम इन तीनों चीज़ों को ठीक करने की, बेहतर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एंड इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर ना कुछ एक कंपोनेंट्स के माध्यम से हम चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज़ें ठीक करनी है? एक तो एयर क्वालिटी बेहतर करनी है, वाटर क्वालिटी बेहतर करनी है, एंड नॉइस पोल्यूशन लेवल को यहाँ पे मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनकैप के बारे में सुना होगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके माध्यम से ना जो आपके पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर, जैसे पीएम 2.5 हो गया, पीएम 10 हो गया, जहाँ पर ये मात्रा कम है हम उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो हमारा टारगेट पता क्या है कि जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है वो हम 40% से कम कर दें बाय 2026 एज कम्पेयर टू 2019-20 लेवल। मतलब जितना भी लेवल था 19-20 के अंदर, उसके कंपैरिजन में 40% कम हो जाना चाहिए बाय 2026 इन 131 हाईली पोल्यूटेड सिटीज। ऐसा यहाँ पे फोकस है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो 82 नॉन अटेनमेंट मतलब जो एयर क्वालिटी मेजर्स को फॉलो नहीं कर पा रही या फिर उस स्टैंडर्ड को नहीं मीट अप कर पा रही, उनको यहाँ पे फंडिंग देने का भी यहाँ पे काम ये स्कीम करती है। तो आप नोटिस कर पाओगे जो कहीं ना कहीं स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के पास पैसों की कमी है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एंड देश भर के अंदर इस तरह से नेशन वाइड पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना, ये काम रहता है इस कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम का। ठीक है। अब यहाँ पर ना आप लोग डीआरएससी के बारे में जानते होंगे, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर इसके बारे में पढ़ा भी होगा, राइट। तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ऑन कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसने स्टडी किया इस पर्टिकुलर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम को, एंड इसने पता क्या पाया कि हमारे पास इस स्कीम के अंतर्गत 858 करोड़ है तो सही, बहुत बढ़िया बात है, बट इस 858 करोड़ का लगभग 1% से भी कम हिस्सा हमने खर्च किया है। तो भाई यहाँ पर अलग ही समस्या चल रही है कि पैसा है हमारे पास, 858 करोड़ हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, बट उसका हमने खर्च ही नहीं किया। देख रहे हो, अब साल कंप्लीट होने पे आ गया, आज 28 मार्च है आज डेट, ठीक है। 3 दिन के बाद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमने ये पैसा वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमने खर्च ही नहीं किया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये मतलब कि एक तो होता है कि पैसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, पर यहाँ पैसा भी है पर हम खर्च करना ही भूल गए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पोल्यूशन के ऊपर ध्यान थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे हमें ये स्कीम बता रही है। अगले मुद्दे पे आते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एमआरआई स्कैनर। आप पहले तो समझते हैं कि आखिर यार ये एमआरआई होता क्या है। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये मशीन है एमआरआई मशीन, ठीक है। दरअसल में ना ये एमआरआई मशीन मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। अगर ना आप लोग कभी, आप लोगों का या आपकी फैमिली में किसी का एमआरआई हुआ होगा, तो आपको डॉक्टर ने या जो भी वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं उन्होंने आपको डेफिनेटली बोला होगा कि आप अपना कोई भी मेटल वाली चीज़ है, अपनी घड़ी, अपनी ज्वेलरी, वो बाहर चले रख के चले जाइए। एमआरआई के अंदर आप उनको नहीं लेके जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड उस वजह से अगर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लेके जाओगे तो अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा समझ लो कि एक बहुत पावरफुल यहाँ पे मैग्नेट सी है, मैग्नेटिक फील्ड पूरी यहाँ पे हो रखी है। तो होता क्या है, यहाँ एमआरआई मशीन के अंतर्गत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है,
एंड हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हो क्या होता है सर, हमारी बॉडी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग कहते हैं हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंतर्गत है, तो जब आपकी बॉडी यहाँ पे जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना, ये अलाइन कर जाएंगे, या आप प्रोटॉन्स भी कह सकते हो, वो अलाइन कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो रेडियो वेव्स हैं उसके शॉर्ट बर्स्ट, जैसे आपकी बॉडी इधर गई उसके रेडियो वेव्स के शॉर्ट बर्स्ट भी आपके ऊपर करे जाएंगे, जिस वजह से आपके ये जो प्रोटॉन्स थे ये एक तरह से अलाइन कर जाएंगे, अपनी अलाइनमेंट शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही आप रेडियो वेव्स को बंद कर दोगे, रेडियो वेव्स खत्म कर दोगे, तो प्रोटॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल आपकी जो अलाइनमेंट थी उसके ऊपर आ जाएंगे। तो वहां पर भी क्या करेंगे, वो रेडियो सिग्नल के फॉर्म के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो रेडियो सिग्नल हमने डिटेक्ट किए, उसी के माध्यम से आपकी बॉडी की इमेजेस बन जाती हैं। एंड जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिर उन पर्टिकुलर इमेजेस को स्टडी करते हैं, एंड उसके हिसाब से पता लग जाता है कि आपकी आपकी खासकर ब्रेन वगैरह के अंदर आपकी क्या इश्यूज हैं, या बाकी और बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या इश्यूज हैं। तो इस तरह से एमआरआई स्कैनर पूरा वर्क करता है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस के माध्यम से, फिर आपके प्रोटोन रिलैक्सेशन जो मैं बात कर रहा था ना, हाइड्रोजन की एटम्स की, उन्हीं की बात कर रहा था, एंड उसके इसके ऊपर 3D रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब इंडिया के अंदर अभी तक जो एमआरआई स्कैनर्स बन रहे थे ना, वो हम बाहर से मंगाया करते थे, बट इंडिया ने पहली बार क्या किया है, हमने यहाँ पर खुद की अपनी इंडिजिनसली फुली इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर यहाँ पे बना लिया है। किसने बनाया है, समीर ने। समीर कोई पर्सन का नाम नहीं है, ये सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है अंडर मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने बनाया है। ठीक है। तो इम्पोर्टेड डिवाइसेस के ऊपर हमारा निर्भरता कम होगी, मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। एंड ये कहाँ पे स्कैनर लगेगा, ये लगेगा एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। वो यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे आगे काम किया जाएगा। तो इसको डेवलप किया गया है अंडर द मिशन नेशनल मिशन स्कैन एरा, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था। आई होप ये मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एबल प्राइज। देखो आप लोग ना सुनते होंगे नोबेल प्राइज के बारे में, एंड नोबेल प्राइज हम जानते हैं किन किन फील्ड्स के लिए मिलता है। अच्छा आप लोग एक बात काम करो, मुझे ये 6 की 6 फील्ड्स बताओ कि कौन से 6 एरियाज के अंदर आपका नोबेल प्राइज मिलता है। राइट। अब आपको एक बात पता होगी कि सिर्फ नोबेल प्राइज जो है ना, वो मैथ्स के लिए नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मैथ्स के लिए ना हमारे पास दो और बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस हैं। एक का नाम है फील्ड्स मेडल, ठीक है, एंड दूसरे का नाम है एबल प्राइज। ये टॉप मोस्ट आपको मेडल्स देखने को मिलते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। देखो वैसे तो फील्ड मेडल को नोबेल प्राइज बोला जाता है मैथमेटिक्स का, पर बहुत सारे लोग एबल प्राइज को भी नोबेल प्राइज बोल देते हैं ऑफ द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस बार जो जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशिवारा जी, इनको यहाँ पे मिला है इस बार का एबल प्राइज। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे डी मॉड्यूल्स की थ्योरी को डिस्कवर किया। तो नो डाउट आपको यहाँ पे इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया। बट हालांकि एबल प्राइज आपको जरूर पता होना चाहिए। 2003 में पहली बार ये दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर दिया जाता है। यहाँ पर 7.5 मिलियन करोड़ यानी कि $7,20,000 के आसपास यहाँ पे कैश प्राइज होता है, और ग्लास प्लेट यहाँ पे दिया जाता है जो मैथमेटिक्स की फील्ड में काम करता है। अब ये एबल नहीं नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नील्स हेनरिक एबल, जो कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे नॉर्वेजियन और के, उनको उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनके ही नाम के ऊपर यहाँ पे ये एबल प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। तो 2002 में ये पर्टिकुलर अवार्ड जो था, ये प्राइज स्टार्ट हुआ जब एबल जी के 200th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। हालांकि आइडिया ये पहले भी आया था 1899 के अंदर, जब जो मैथमेटिशियन है सोफिस ली, उन्होंने यहाँ पे ये नोटिस किया कि यार नोबेल प्राइज में तो मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, तो हमारे पास भी अलग से एक ऐसा ही प्राइज होना भी चाहिए। अब आप ध्यान में रखो कि ऑलरेडी एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन SR श्रीनिवास वर्धन जी, इनको ऑलरेडी यहाँ पे एबल प्राइज मिल चुका है 2007 के अंदर, जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रिगार्डिंग। तो यानी कि ना अभी तक ओनली इंडियन पर्सन, मतलब या रादर शुड से ओनली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको यहाँ पे एबल प्राइज मिला है, दैट इज मिस्टर SR श्रीनिवास वर्धन। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, बालपन की कविता इनिशिएटिव। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बालपन की कविता रिस्टोरिंग भारतीय राइम्स और पोइम फॉर यंग चिल्ड्रन। तो जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पोइम्स को पढ़ पाएं, राइम्स को पढ़ पाएं अपनी मातृभाषा के अंदर, अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर। उसके लिए हमने यहाँ पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो अलग अलग राइम्स पोइम्स जो हैं
उनको हम यहाँ पे इंग्लिश में भी और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी यहाँ पे उनको बनाएंगे, एक कलेक्शन उनकी करेंगे। एंड हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ पूरी तरह से अलाइन होता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा के अंदर जानकारी मिले एंड बस प्लस बच्चे अच्छे से पढ़ भी पाएं। तो यही यहाँ पे फोकस है बालपन की कविता इनिशिएटिव का। अगला हमारा टॉपिक है VLSRSAM। देखो बस नाम पढ़ लो, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। वर्टिकली लॉन्च, जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, शॉर्ट रेंज है ये और सरफेस टू एयर मिसाइल है। यानी कि ये जो वो मिसाइल है जो वर्टिकली लॉन्च करी गई है, सरफेस से लॉन्च करते हैं ताकि जो एयर में कोई टारगेट है उसको हम स्ट्रांगली हिट कर पाए। ठीक है, तो यानी कि सामने जो मिसाइल के माध्यम से ना हमारे सामने कोई जो एनिमी का होता है उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट करके उसको यहाँ पे हिट कर पाए। तो इसको यहाँ पे अभी कंडक्ट किया गया, बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट रहा। यहाँ पे इंडियन नेवी और DRDO इन दोनों ने यहाँ पे मिलकर इसको बनाया है। एंड ये जो टेस्ट हुआ ये चांदीपुर में आपको देखने को मिलता है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, राइट। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे तो इसकी परफॉर्मेंस को भी वैलिडेट किया गया यहाँ पर, प्रॉपर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके माध्यम से। जो आपका ITR है, ITR क्या है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है आपकी चांदीपुर के अंदर, उसके माध्यम से यहाँ पे सारी चीज़ें देखी गई। बाकी इसके अंदर मिसाइल है, मिसाइल के साथ साथ आपका इंडिजिनस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, मल्टी फंक्शन रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम, उनको भी यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तो ये एक टेस्ट था, एक बेसिक आइडिया आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों आज के प्रेसिडेंट न्यूज़ की, तो आपका आज का होमवर्क है बर्डगे क्रेटर के बारे में। आप इसको पढ़ोगे, बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था लिपुलेख पास के रिगार्डिंग। देखो जब हम बात करते हैं ना इंडिया, नेपाल और आपके चाइना की, तो यहाँ पर ना आपका एक ट्राई जंक्शन सा फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो ट्राई जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट्स में कई बार आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, लिम्पियादुरा, लिपुलेख एंड काला पानी वाला रीजन, ये जो नेपाल है वो भी काफ़ी बार क्लेम करता है कि ये मेरा ही हिस्सा है, राइट। एंड अगर आप बात करें ना, ये जो मैं आपको बात कर रहा था लिपुलेख पास की, तो ये लिपुलेख पास आपकी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो दरअसल में हुआ क्या है कि अगर आप 1816 में जाओगे तो 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड उसी वजह से हुआ क्या कि काली रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, उस वजह से डिस्प्यूट है। तो नेपाल इसको अपना हिस्सा बोलता है, इंडिया इसको यहाँ पे अपना हिस्सा बोलता है। उस वजह से इंडिया और नेपाल का यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द काली रिवर, राइट। बाकी ये जो रूट जैसे मैंने आपको बताया कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तब इस पर्टिकुलर यात्रा को, मतलब इस पर्टिकुलर यात्रा के लिए जो रूट था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। इस वजह से बहुत सारी डिमांड उठ रही है कि नहीं, इस रूट को वापस से आप स्टार्ट करिए। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन द न्यूज़ फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको बात होमवर्क के लिए दिया था, जैसे इसमें बात थी ऋषिकोंडा बीच की, तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपका जो FEE है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि एक डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो सेकंड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो RRBs के लिए जो PSL क्राइटेरिया है वो 75% है, ना कि 40%, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी जो डले चिली है इसको डेफिनेटली GI टैग मिला हुआ है, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।